Good evening, everyone. Today we are going to discuss a new topic, which is also a very important topic of macroeconomics, and its title given here is Real Business Cycle Theory or RBC Theory. आज हम लोग एक नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं. ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी. और ये क्लासिकल और कीनीशियन की जो डिबेट है उसमें क्लासिकल्स की सुपीरियरिटी को शो करने की कोशिश की गई है इस लेक्चर में और इस थ्योरी में, और एक नए ढंग से इसको दो लोगों ने, एडवर्ड प्रेस्कॉट और फिन किनलैंड ने 1982 में, ये नाम यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में. आरबीसी थ्योरी वाज इनिशियल प्रोपाउंडेड बाय एडवर्ड प्रेस्कॉट एंड फिन किनलैंड इन 1982. और जो मॉडल इस्तेमाल किया वो है डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को आधार बना के किया है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 2004 में. तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और कितना इम्पोर्टेंट है, और कठिन भी है इस सेंस में कि डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो एक डिसएग्रीगेटेड मॉडल है जो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर को, फर्म्स को या बिजनेस सेक्टर को अलग अलग एनालाइज करता है इन ए डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क. तो इस सेंस में इसकी एक नई तरीके की मेथोडोलॉजी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी. क्लासिकल थ्योरी का कुछ पार्ट आपने तब पढ़ा था जब न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने बताई थी. उसमें डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर का कंसेप्ट बताया था आपको. लेकिन यहाँ पे मेथोडोलॉजी उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस मेथोडोलॉजी को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, क्योंकि उसका डिटेल्स इतना रिगरस है कि उसको सीधे फॉलो करना एक आम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके उस अप्रोच को रखा है, और अगर पसंद आए तो बाद में आप फीडबैक में अपना रिप्लाई दे सकते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन ऑर्डर, सेकंड पैराग्राफ में, कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आरबीसी थ्योरी को अगर हमें समझना है, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी को, इट इज नेसेसरी टू फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड द एसेंस ऑफ द टर्म बिजनेस साइकिल. तो हमें पहले बिजनेस साइकिल के कंसेप्ट को ठीक तरह से समझना होगा, और उसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जिस परिप्रेक्ष्य में ये थ्योरी प्रपोज की गई है. बिजनेस साइकिल आमतौर पे क्या है कि जो तमाम टेक्स्ट बुक बनी है उसमें एक सिंपल सा कर्व बना देते हैं जो ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, बहुत स्मूथ कर्व बनाते हैं. लेकिन बिजनेस साइकिल वो नहीं है वास्तव में. यहाँ पे लिखा भी हुआ, बिजनेस साइकिल्स आर इरेगुलर परसिस्टेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ रियल जीडीपी. कि वो रेगुलर या स्मूथ फ्लक्चुएशन नहीं है, इरेगुलर है, और वो परसिस्टेंस है, यानी वो फ्लक्चुएशन लास्ट करती हैं. तो इरेगुलर एंड परसिस्टेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ रियल जीडीपी अराउंड इस ट्रेंड ग्रोथ रेट. जो ट्रेंड लाइन है उसके अराउंड वो फ्लक्चुएशन जो है परसिस्ट करती हैं. और बाद में लिखा विच इज अकम्पनीड बाय हाईली कोहेरेंट को मूवमेंट ऑफ मेनी अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स. कि उसके साथ साथ जो और इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका भी मूवमेंट होता है. सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और विपरीत डायरेक्शन में भी हो सकता है. अगर सेम डायरेक्शन में है मूवमेंट तो प्रो साइक्लिकल मूवमेंट कहलाता है या साइक्लिकल मूवमेंट, और अगर विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट है तो काउंटर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कहलाता है. तो जो और जीडीपी है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग आवर्स हैं ऑफ लेबर, या रियल इंटरेस्ट रेट है, या प्राइस लेवल है, जो और कंपोनेंट्स हैं जीडीपी के और उसके कंपोनेंट्स और जो अदर वेरिएबल्स हैं, उनकी सीरीज कैसे मूव करती है उसको हम कोहेरेंस कहते हैं. तो कोहेरेंस मतलब को मूवमेंट ऑफ अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स विद द जीडीपी सीरीज. तो ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिस कॉन्टेक्स्ट में आरबीसी थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है. और कोहेरेंस की जो स्ट्रेंथ है, डिग्री ऑफ कोहेरेंस जिसे कहते हैं, उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से मेजर करते हैं.
और यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के लिए वैल्यूज दी हुई हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ कोहेरेंस विद जीडीपी, कि जीडीपी के साथ इनका सहसंबंध कितना है। कंजम्पशन का 0.8 दिया है, इन्वेस्टमेंट का 0.85, आवर वर्क का 0.9 है, रियल वेज रेट का 0.15 है, रियल इंटरेस्ट रेट का -0.05 है, प्राइस लेवल का -0.2 है। तो ये टेबल प्रो साइक्लिकल मूवमेंट को इंडिकेट करता है ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सीरीज जो हैं। इसमें से 4 इकोनॉमिक सीरीज हैं जो प्रो साइक्लिकल मूवमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आवर वर्क और रियल वेज रेट। और 2 काउंटर साइक्लिकल मूवमेंट है जहां माइनस साइन लगा हुआ, रियल इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल। यहाँ पे उस चीज को भी लिखा है कि डिग्री ऑफ कोहेरेंस हाई है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आवर्स वर्क के साथ, और ये प्रो साइक्लिकल है। रियल वेज रेट के साथ रिलेशनशिप प्रो साइक्लिकल है मगर वीक है। और इसी तरह से जो काउंटर साइक्लिकल मूवमेंट है वो भी ऑब्जर्व की गई है रियल इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल के साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रियल बिजनेस साइकिल, जो ऑब्जेक्टिव है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी का, वो इनको मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना है बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म इन अ डिसेंट्रलाइज्ड डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क। कि जो ऑब्जेक्टिव है आरबीसी थ्योरी का, वो इन को मूवमेंट्स को, जो को मूवमेंट्स ऑब्जर्व की गई हैं, जो कोहेरेंस ऑब्जर्व की गई है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स की, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, आवर्स वर्कड है, रियल वेज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, प्राइस लेवल है, इनकी जो कोरिलेशन या कोहेरेंस जो ऑब्जर्व की गई है जीडीपी के साथ, उनको एक्सप्लेन करना मकसद है आरबीसी थ्योरी का। थ्योरेटिकली उनको हम एक्सप्लेन कर सकें। और वो एक्सप्लेनेशन जो है डिसएग्रीगेटिव मॉडल के जरिए है, जहां हाउस होल्ड के बिहेवियर को अलग एनालाइज किया, फर्म्स के बिहेवियर को अलग एनालाइज किया, फिर उनको कंबाइन करके जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशंस निकाली गई हैं। तो ये मकसद है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी का। और यहाँ पे दिया भी हुआ है आरबीसी मॉडल, जो इंट्रोडक्शन हमने दिया। अब सेकेंड पॉइंट है आरबीसी मॉडल है क्या बेसिकली। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि बोथ प्रेस्कॉट एंड किडलैंड डेवलप्ड डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ आरबीसी थ्योरी बेस्ड ऑन डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच by first maximizing household utility function। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई है डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क में, उसका पहला पार्ट है टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का बिहेवियर है टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी फंक्शन, कि अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। और ये हमने न्यू क्लासिकल जब लेबर इक्विलिब्रियम न्यू क्लासिकल ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बताई थी, तो वहाँ पे भी हाउस होल्ड के यूटिलिटी फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करके ये कंडीशन निकाली थी। और यहाँ पे भी लेकिन अलग अप्रोच है, मैंने बताया डीएसजी अप्रोच है, बहुत डिसएग्रीगेटिव लेवल पर इसको ये कंडीशन निकाली गई है, लेकिन कंडीशन सेम है जो वहाँ पे निकाली गई थी। और ये कंडीशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन, ये मार्जिनल यूटिलिटी है V-1 माइनस NT। NT जो है नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है, और जब इसको हम 1 में से घटा देंगे तो ये 1 माइनस NT जो है आवर्स स्पेंड ऑन रिक्रिएशन है, आवर्स स्पेंड ऑन। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन। तो V-1 माइनस NT जो है इट इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लेजर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहली कंडीशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें रिक्रिएशन से मिल रही है, फॉर यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन U-CT, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें कंजम्पशन से मिल रही है,
इनका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द रियल वेज रेट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि MRS होता है MUX अपॉन MUY। तो MUX यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन है और MUY जो है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन है। तो ये जो रेशियो है जिसको हम MRS कह रहे हैं वो बराबर होना चाहिए रियल वेज रेट के। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब, वही कंडीशन यहाँ लिखी है कि MRS ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन दैट इज V-1 माइनस NT फॉर यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन U-CT, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी में कंजम्पशन से मिल रही इक्वल्स द रियल वेज रेट, यानी रेशियो ऑफ दीज टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन, this is what we are calling as marginal rate of substitution, and this must equal the real wage rate. मैथमेटिकली हमने यहाँ पे इसे एक्सप्रेस भी किया हुआ है, ये रेशियो V-1 माइनस NT अपॉन U-CT इक्वल टू WT, ये पहली इक्वेशन है और ये हाउस होल्ड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑर्डर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन जब हम DSG मॉडल पूरा लगाएंगे तो वहाँ इसके अलावा दो कंडीशंस और मिलती हैं, उनको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस मेनली इस इक्वेशन पर है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस और मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने फर्म के बिहेवियर को एनालाइज किया है। यहाँ लिखा है सेकेंडली स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए फर्म वॉज डिराइव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग नेट प्रेजेंट डिस्काउंटेड रियल कैश फ्लोज ऑफ ए फर्म। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, सीधा जैसे हमने पहले जब न्यू क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे फर्म का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है कि फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज नेट प्रेजेंट डिस्काउंटेड रियल कैश फ्लोज। जो रियल कैश फ्लोज हैं यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो करेंट टोटल रेवेन्यू और जो फ्यूचर में मिलेंगे उनकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो हम ले रहे हैं। उसी को हमने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज नेट प्रेजेंट डिस्काउंटेड रियल कैश फ्लोज ऑफ ए फर्म, कि नेट रेवेन्यू जो मिल रहा है करेंट में और फ्यूचर में उसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उससे ये कंडीशन निकाली गई है। और ये कंडीशन भी वही है कि फर्म वुड हायर वर्कर्स अप टू दैट पॉइंट, यानी फर्म वहाँ तक वर्कर्स हायर करेगी वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स द रियल वेज रेट, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो रियल वेज के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ उस कंडीशन को हमने डिफाइन किया है कि इफ द प्रोडक्शन फंक्शन है फंक्शनल फॉर्म, कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन का हमारा फंक्शनल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, सिंपल फॉर्म है YT इक्वल टू AT F KT, के कैपिटल के लिए है, N अमाउंट ऑफ लेबर है यानी नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, ए जो है एफिशिएंसी पैरामीटर है, बेसिकली टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिविटी शॉक के लिए है, और YT जो है टोटल आउटपुट है, सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन है। और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPN जो लिया है वो बराबर हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव के, यानी AT इक्वल AT इंटू F-N KT NT, यानी हमने इसको जब n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो हमें मिलेगा AT F-N KT NT, ये इसका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये रियल वेज रेट W के बराबर होगा। तो यानी AT F-N KT NT शुड बी इक्वल टू W, ये सेकेंड कंडीशन इक्वेशन है और ये फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता रही है कि फर्म वर्कर्स हायर करेंगे जहाँ पे रियल वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, वो प्रोडक्शन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से मिल रहा है। 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें और इक्वेट करें तो हमें कंडीशन मिल जाएगी V-1 माइनस NT जो है इट इज इक्वल टू U-CT
इंटू ए टी एफ डैश एन के टी एन टी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यहाँ मिल जाएगी। और अगर हम इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करते हैं तो W की वैल्यू हट जाएगी और ये इक्वेशन मिल जाएगी V डैश 1 माइनस एन टी इक्वल टू U डैश सी टी ए टी एफ डैश एन के टी एन टी। ये इक्वेशन 3 है, ये जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। तो डायनामिक स्टोकेस्टिक मॉडल में ये जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। जैसे हाउस होल्ड में हमने एक ही इक्वेशन ली, लेकिन दो और मिल सकती थी DSG मॉडल में। वैसे फर्म में भी हमने एक इक्वेशन ली है, दो और मिल सकती हैं। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम की भी 3 कंडीशंस होती, लेकिन हमने एक ही ली है क्योंकि हमारा काम केवल इस इक्वेशन से चल रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ डिराइविंग 1 2 एंड 3 इन्वॉल्व लॉट ऑफ एंट्री केसेस इन द DSG मॉडल, डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में अगर हम इन इक्वेशंस को डिराइव करते हैं तो बहुत एंट्री केसेस होती हैं। तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ रख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कि दो इक्वेशंस फर्म के इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ऑर्डर और 2 हाउस होल्ड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलती हैं, यानी टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं। लेकिन दोनों में हमने दो इक्वेशन छोड़ दी हैं, केवल मेन इक्वेशन लिए जिसकी ज़रूरत है। और ऐसे जनरल इक्विलिब्रियम में भी 3 इक्वेशंस मिलती, लेकिन एक ली है जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे उन इंट्रिकेसीज को छोड़ दिया गया है। और इसके अलावा 2 अदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन ईच ऑफ द 3 केसेस हमें मिलती हैं, जो हमने छोड़ दी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज बिकॉज बेसिक एसेंस ऑफ द आरबीसी थ्योरी कुड स्टिल बी कॉम्प्रीहेंडेड फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि हमें इक्वेशन 3 से जो बेसिक एसेंस है आरबीसी थ्योरी का वो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में बिजनेस साइकिल मॉडल एंड एम्पेरिकल रेगुलरिटीज, यानी जो एम्पेरिकल रेगुलरिटीज हमने शुरू में ऑब्जर्व की थी कि पॉजिटिव को मूवमेंट है कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, आवर्स वर्क का, और जो नेगेटिव को मूवमेंट है वो प्राइस लेवल का और रियल इंटरेस्ट रेट का है। तो वो जो एम्पेरिकल रेगुलरिटीज हमने वहाँ ऑब्जर्व की थी, यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन एम्पेरिकल रेगुलरिटीज को हम ये जो जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी को यहाँ चेक करने की कोशिश की है। हमारी ये जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी जो निकाली थी हमने पीछे, हाउस होल्ड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करके और फर्म्स के डिस्काउंटेड रियल नेट कैश फ्लो को मैक्सिमाइज करके। V डैश 1 माइनस एन टी ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन है, U डैश सी टी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन है, ए टी एफ डैश होगा यहाँ पे F डैश एन के टी एन टी, डैश छूट गया है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो इस कंडीशन से हम लोग ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो तुम्हारा थ्योरेटिकल मॉडल है उन एम्पेरिकल रेगुलरिटीज को जो हमने पहले ऑब्जर्व की हैं कोहेरेंस के केस में, उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसीलिए कि दिस कंडीशन फैसिलिटेट्स, यानी ये जो कंडीशन निकाली है ये हमारी मदद करेगी डायग्नोस करने में कि कौन सा फैक्टर ऐसा है इस इक्वेशन में जो एम्पेरिकल रेगुलरिटीज को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी जो कोहेरेंस का फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया था डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स का जीडीपी के साथ, उसको एक्सप्लेन कर सकता है नहीं। दूसरी बात यह कि थ्योरेटिकल रेलिवेंस ऑफ द मॉडल गेट्स स्ट्रेंथेंड, कि जो थ्योरेटिकल रेलिवेंस है मॉडल का वो और मजबूत हो जाएगा इफ वेरिएशंस इन द डायग्नोस फैक्टर, यानी जो फैक्टर हम यहाँ डायग्नोस करेंगे उसमें जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, वो
इकोनॉमिक आउटपुट या जीडीपी में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर ले। अगर जो फैक्टर हम यहाँ डायग्नोस करेंगे वो जीडीपी में फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अदर वेरिएबल्स का जीडीपी के साथ संबंध है, उस संबंध को भी वो फैक्टर आसानी से एक्सप्लेन कर लेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में बताई है। और अब हमने यहाँ पे जो जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको एनालाइज किया है कि कौन सा फैक्टर है जो जीडीपी में फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन कर लेगा और वो कोहेरेंस फिनोमेना को समझा लेगा। जो कोहेरेंस फिनोमेना वहाँ हमने ऑब्जर्व किया है शुरू में। ये कंडीशन है हमारी v-1 माइनस NT u डैश CT AT f डैश होगा यहाँ पे f डैश n KT NT, ए डैश छूट गया है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो इम्पेरिकल और थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी है वो तभी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्टिविटी AT चेंजेस अदरवाइज नॉट, कि अगर AT में चेंज होगा तब तो मॉडल की जो रेलिवेंस है वो सही साबित होगी, इस सेंस में कि ये मॉडल तब इफेक्टिवली जो कोहेरेंस फिनोमेना हमने पीछे ऑब्जर्व किया है जीडीपी और उसके कंपोनेंट्स में, प्राइस में और साथ में रियल इंटरेस्ट रेट में, जो भी कोहेरेंस हमने ऑब्जर्व किया है जीडीपी उसके कंपोनेंट्स में और प्राइस में और रियल इंटरेस्ट रेट में, उसको एक्सप्लेन कर लेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और चेंज होता है तो ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ सेकेंड पैराग्राफ में कि सपोज इंस्टेड AT एंड KT डू नॉट चेंज। अगर मान लीजिए AT और ये कैपिटल में चेंज नहीं होता है, केवल NT मूव्स अप, NT बढ़ता है, तो क्या होगा? तो अगर NT बढ़ेगा यानी अमाउंट ऑफ लेबर बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो जाएगी। आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लेजर, नंबर ऑफ आवर स्पेंड ऑन लेजर कम हो जाएंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेजर बढ़ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेजर बढ़ जाएगी, राइट हैंड साइड में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन बढ़ रही है, तो अगर ये इक्वेशन को बैलेंस करना है तो फिर कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा, तभी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन बढ़ेगी। और अगर कंजम्पशन कम होता है तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन और आउटपुट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है और अगर हम कंजम्पशन को कम कर रहे हैं तो कंजम्पशन और आउटपुट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जो कि प्रो साइक्लिकल मूवमेंट नहीं होगा। हमने स्ट्रॉन्ग प्रो साइक्लिकल मूवमेंट ऑब्जर्व किया है शुरू में जो आपको टेबल दिया था, तो स्ट्रॉन्ग प्रो साइक्लिकल मूवमेंट वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कंजम्पशन और आउटपुट में, जो यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अगर हम NT चेंज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ लेबर चेंज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन कहने का मतलब है तभी होल्ड करेगी अगर केवल AT चेंज करता, प्रोडक्टिविटी चेंज करती है, और अगर प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं करती तो ये कंडीशन नहीं होल्ड कर पाएगी। यहाँ पे ये लिखा दस द ओनली वेरिएबल दैट कुड अकाउंट फॉर कंसिस्टेंसी बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट इज द चेंज इन द प्रोडक्टिविटी, यानी ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी अगर प्रोडक्टिविटी में चेंज होगा, नहीं तो नहीं। और अगर प्रोडक्टिविटी में, अब यहाँ फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी शॉक एंड आउटपुट रिस्पॉन्स, इंपेरिकल व्यू पॉइंट एंड रिजल्ट। अगर प्रोडक्टिविटी में कोई पॉजिटिव शॉक है तो उसका आउटपुट से क्या संबंध होगा, उसका इंपेरिकल रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है।
यहाँ पे लिखा है कि आरबीसी मॉडल asserts that it is the change in productivity only that explain all observed consistencies in the movement of different economic variables with the GDPs. If it is so, then detrended total factor productivity must fall in line with detrended GDP. यानी तब अगर हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 80 जो है प्रोडक्टिविटी का इंडेक्स है, तो इसको अगर हम डिट्रेंड कर दें यानी उसमें से ट्रेंड हटा दें और जीडीपी में भी ट्रेंड हटा दें, दोनों की इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अगर हम कंपेयर करें या कोरिलेशन निकालें और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आता है, स्ट्रॉन्ग कोहेरेंस आती है, तो इसका मतलब है जीडीपी में जो भी चेंजेस हैं वो प्रोडक्टिविटी की वजह से हैं, वो प्रोडक्टिविटी की वजह से हैं। यहाँ पे यूएस जो पोस्ट वॉर डाटा है वो ये शो करता है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं प्रोडक्टिविटी में और जो फ्लक्चुएशंस हैं डिट्रेंडेड जीडीपी में, दोनों में कोरिलेशन की वैल्यू 0.79 है, यानी 0.8 के बराबर है। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन corroborate that fluctuations from trend in GDP is well explained by movements in the productivity from trend. यानी ये हाई कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन एक्सप्लेन करता है कि जीडीपी में जो भी फ्लक्चुएशंस हैं अराउंड ट्रेंड, इट इज सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन्ड बाय द मूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम इट्स ट्रेंड, वो सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर जीडीपी में जो फ्लक्चुएशंस है अराउंड ट्रेंड वो प्रोडक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस है अराउंड ट्रेंड वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी में जो भी चेंजेस हैं वो प्रोडक्टिविटी की वजह से हैं। और अगर जीडीपी में वो फ्लक्चुएशंस एक्सप्लेन कर रहा है, इसके मतलब जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिसका जीडीपी के साथ गहरा संबंध है, उन फ्लक्चुएशंस को भी ये एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसका मतलब है 80 यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो बेसिकली जो कोहेरेंस हमने ऑब्जर्व की थी जीडीपी के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि जो आरबीसी थ्योरी है इट इज एबल टू एस्टेब्लिश 2 इश्यूज, वो 2 इश्यूज को एस्टेब्लिश कर पा रहा है। पहला, empirical observations about coherence between GDP and its component is well explained by DSG model, provided change in variables included in the model are driven by productivity shocks. ये वो कोहेरेंस हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम ये मान लेंगे कि जो भी चेंज है जीडीपी में वो प्रोडक्टिविटी शॉक्स की वजह से। और दूसरी बात यह है कि मूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी यानी 80 फ्रॉम इट्स ट्रेंड लाइन अप वेल विद द बिजनेस साइकिल, यानी 80 में जो फ्लक्चुएशंस हैं अब ट्रेंड से और जो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस अराउंड ट्रेंड, दे मैच वेल विद ईच अदर, वो दोनों मैच करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो इस्टेब्लिश होती हैं जो डीएसजी मॉडल पर जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी बनाई गई है वो एम्पेरिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रही है। अब 5वीं बात यहाँ पे ये है कि किस तरह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी में चेंज है उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कैसे होगा, वो कैसे डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो यहाँ 5वें पॉइंट में बताई गई है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सपोज देयर इज अ पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक, तो अगर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक होगा तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ आउटपुट, तो वो सप्लाई ऑफ आउटपुट को बढ़ाएगा शुरू में, लेकिन डिमांड शुरू में अनचेंज्ड है, केवल सप्लाई बढ़ेगी। हायर आउटपुट लीड्स टू हायर इनकम एंड हायर सेविंग्स, और एज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स गो अप, यानी जैसे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट वुड फॉल, इंटरेस्ट रेट गिरेगा और इट विल ट्रिगर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और कंजम्पशन डिमांड को रेज करेगा। इसीलिए इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सब प्रो साइक्लिकल है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंटर साइक्लिकल है क्योंकि वो गिर रहा है।
उसके बाद फर्दर इन द लेबर मार्केट बिकॉज प्रोडक्टिविटी शॉक जो है लेबर मार्केट में वो रियल वेजेस को शुरू में बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रियल वेजेस बढ़ेंगी, डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ेगी। लेकिन बाद में हायर रियल वेज की वजह से डिमांड फॉर लेबर स्लगिश हो जाएगी और फर्म्स अधिक लेबर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट लेबर सप्लाई कर्व जो है मार्जिनली मूव्स बैक। लेबर सप्लाई कर्व जो शुरू में बढ़ा था वो थोड़ा सा पीछे कम होगा, बट ऑन द होल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीजेस। लेकिन ऑन द होल जो नंबर ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स है वो बढ़ जाएंगे, कॉजिंग प्रो साइक्लिकल मूवमेंट इन आवर्स वर्कड। इसलिए आवर्स वर्कड में भी प्रो साइक्लिकल मूवमेंट होगा। अब बाकी प्राइस की बात है, तो यहाँ पे लिखा है कि अलोंग अ स्टेबल मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई स्टेबल रहती है लेफ्ट हैंड साइड पे और आउटपुट राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा है, तो इस इक्वेशन में पैरिटी तभी रिस्टोर होगी जब प्राइस घटेगा। तो प्राइस का इसलिए मूवमेंट जीडीपी के साथ काउंटर साइक्लिकल है और वीक मूवमेंट है, ये हमने पहले आपको बता दिया था, मगर काउंटर साइक्लिकल मूवमेंट। यहाँ पे लास्ट में लिखा दो प्रोपगेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन आरबीसी इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट एटलीस्ट थ्रोज सम लाइट ऑन हाउ इफेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी चेंज ट्रांसमिट इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, लेबर एंड मनी मार्केट्स, कि कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट पे, लेबर मार्केट में और मनी मार्केट में इफेक्ट को ट्रांसमिट करती है और किस प्रकार से कोहेरेंस फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। लास्ट में यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ द मॉडल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीकेशन दो पार्ट हमने बनाए हुए हैं। ये पहला पार्ट है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस का, कि पॉलिसी इम्प्लीकेशंस को डिराइव करने के लिए प्रेस्कॉट ने और किडलैंड ने ये कहा कि क्या गवर्नमेंट बेटर रोल परफॉर्म कर सकती मार्केट इंटरवेंशन में, क्योंकि ये बात थी कि कीनेसियन इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का इफेक्टिव रोल है लेकिन क्लासिकल्स में गवर्नमेंट का इफेक्टिव रोल नहीं है। तो क्या सरकार जो है हस्तक्षेप करके मार्केट को कुछ इम्प्रूव कर सकती है? तो यहाँ पे उसी चीज़ को एनालाइज किया गया है कि गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करेगी तो क्या उससे कुछ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा सिचुएशन में या नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट इम्प्रूव करती है, इंटरवीन करती है मार्केट में, तो कैन इट मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट एज कंपेयर टू द एक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेस। तो जो मार्केट फोर्सेस का एक्शन है वहां पे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले निकाली थी। वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन थी, राइट हैंड साइड में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर था और मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कंजम्पशन था, दोनों में इक्वलिटी थी। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो क्या वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कुछ इंप्रूव होगी या नहीं होगी, उसको यहां देखने की कोशिश की गई है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है कि वो पब्लिक का यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे और दो पीरियड लिए गए हैं, टी और T+1। तो यहां मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन, यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन पीरियड 1 में। पीरियड 2 में बीटा डिस्काउंट फैक्टर है, तो यूटिलिटी फ्रॉम फ्यूचर कंजम्पशन नेक्स्ट पीरियड और यूटिलिटी फ्रॉम रिक्रिएशन इन द नेक्स्ट पीरियड, इसको बीटा से डिस्काउंट किया गया है। ये टोटल यूटिलिटी फंक्शन है जो गवर्नमेंट मैक्सिमाइज करना चाहती है। अब कंस्ट्रेंट दिया है इकोनॉमी ऐसे होल का दो पीरियड में। फर्स्ट पीरियड कंस्ट्रेंट है CT + IT + JT = AT, ये प्रोडक्शन फंक्शन है KT NT।
IT को हमने यहाँ रिप्लेस किया है, KT प्लस 1 इक्वल टू IT, नेट इन्वेस्टमेंट इन पीरियड T, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड T माइनस डेप्रिसिएशन अप टू द स्टार्ट ऑफ पीरियड, स्टार्ट डेप्रिसिएशन इन कैपिटल अप टू द स्टार्ट ऑफ पीरियड KT। तो ये एक कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये बेसिकली इससे हम इन्वेस्टमेंट IT की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू हमने यहाँ कंस्ट्रेंट में रख दी है, CT प्लस IT प्लस GT के। CT IT की जगह हमने यहाँ पे IT की वैल्यू कैपिटल के टर्म्स में निकाल के रखी है, GT वैसे ही है, प्रोडक्शन फंक्शन वैसे ही है। ये सेकेंड पीरियड का कंस्ट्रेंट है, CT प्लस 1 IT प्लस 1 GT प्लस 1 AT प्लस 1 M। उसी तरह से यहाँ पे हमने फिर से IT की वैल्यू रिप्लेस की है। यहाँ पे KT प्लस 2 पीरियड नहीं है, KT प्लस 1 पे केवल 2 ही पीरियड लिया खत्म है, इसलिए KT प्लस 2 को यहाँ 0 रख दिया गया है, और ये बचेगा -1 माइनस डेल्टा KT प्लस 1 खाली। तो ये सेकेंड पीरियड में कंस्ट्रेंट की वैल्यू आएगी, फर्स्ट पीरियड में ये आएगी, और ये टोटल यूटिलिटी है। अब इस टोटल यूटिलिटी फंक्शन में हमने ये वैल्यूज रख दी हैं, और ये एक बड़ी इक्वेशन आपको दिखेगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब आप करेंगे। और उसके बाद आप यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे NT प्लस 1 और KT प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपको 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस मिलेंगी। हमने केवल एक निकाली है जो वहाँ पे हमने दी थी, और इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया है यूटिलिटी को डेल्टा UT बाई डेल्टा NT, तो हमें वही इक्विलिब्रियम कंडीशन मिली है जो पहले मिली थी, V-1 माइनस NT इक्वल टू U-CT, और ये प्रोडक्शन फंक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, सॉरी, FN KT NT। तो यहाँ पे भी डैश छूट गया है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का साइन है वहाँ डैश छूट गया है, तो उसको आप लगा लीजिएगा। ये सेम कंडीशन है जो हमने मार्केट फोर्सेस के केस में निकाली थी, कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है तो इट कैन डू नो बेटर देन व्हाट द मार्केट फोर्सेस परफॉर्म अंडर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसलिए जो गवर्नमेंट का रोल है वो किसी तरह से वेलफेयर को इम्प्रूव नहीं कर सकता देन व्हाट द मार्केट फोर्सेस डू। तो वही चीज यहाँ लिखी है, दिस कंडीशन इज सेम एज द वन अंडर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम आउटकम इन केस ऑफ RBC मॉडल। यहाँ लिखा है सिमिलरली वी कैन डिराइव टू अदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस व्हेन वी डिफरेंशिएट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू NT प्लस 1 एंड KT प्लस 1। और ये भी वही कंडीशंस होंगी जो पहले हमने मार्केट फोर्सेस में ली है, लेकिन वहाँ कंसिडर नहीं किया था, हमने एक ही इक्वेशन कंसिडर की थी, और वो हमने यहाँ आपको निकाल के दिखा दी है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो किसी भी तरह से बेटर रोल परफॉर्म नहीं करती इन मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वो चीज यहाँ लिखी है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में, दिस इम्प्लाइज दैट सोशल प्लानर ऑफ द गवर्नमेंट कैन डू नो बेटर देन द प्राइवेट इकोनॉमी लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस ऑफ मार्केट फोर्सेस। कि जो मार्केट फोर्सेस से जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इकोनॉमी परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट उससे बेटर नहीं कर सकती। दिस रिजल्ट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्मलाइज, ये रिजल्ट पहले फॉर्मलाइज कर किया जा चुका है, और इसको हम फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम के नाम से जानते हैं। और ये फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम यहाँ कहती है अंडर सर्टेन कंडीशंस कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज ऑप्टिमल फ्रॉम प्लानर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। कि जो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो ऑप्टिमल है अगर हम प्लानर्स पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम कि अंडर सर्टेन कंडीशंस कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज ऑप्टिमल फ्रॉम प्लानर्स पर्सपेक्टिव। और ये
बताती है कि दिस पॉइंट टूवर्ड द फैक्ट दैट बिजनेस साइकिल्स आर एफिशिएंट, यानी ये बताता है कि जो बिजनेस साइकिल्स हैं वो एफिशिएंट हैं, इनएफिशिएंट नहीं है। और यहाँ लिखा भी हुआ, इट कॉन्ट्राडिक्ट द बिलीफ दैट बिजनेस साइकिल्स आर एफिशिएंट, यानी उस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कीन्स की बिलीफ को, कीनीशियंस की बिलीफ को। एंड नेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मस्ट टू प्रिवेंट दिस साइकिल्स, यानी ये जो बिलीफ है कि बिजनेस साइकिल्स इनएफिशिएंट है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, उस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यानी मार्केट फोर्सेस जो हैं वो सफिशिएंट हैं टू जनरेट एफिशिएंट बिजनेस साइकिल। और यहाँ लिखा, हाउएवर आरबीसी थ्योरिस्ट वर एबल टू सजेस्ट दैट देयर इज नो वेलफेयर जुरिस्डिक्शन फॉर एक्टिविस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की जो एक्टिविस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसकी ज़रूरत नहीं है टू ट्राई एंड स्मूथन बिजनेस साइकिल्स, कि वो बिजनेस साइकिल्स को स्मूथन करें वाया काउंटर साइक्लिकल अप्रोचेस। और लिखा भी हुआ यहाँ पे क्यों, दिस इज बिकॉज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सेस, कि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं वो अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सेज हैं ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स टू चेंजिंग प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज, कि जो प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज चेंज कर रही हैं उनको जो इकोनॉमिक एजेंट से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसके फलस्वरूप ये बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और मार्केट फोर्सेस अपने आप जो हैं उन बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल करेंगी, और उसी तरह से कंट्रोल करेंगी जैसे गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट उससे बेहतर नहीं कर सकती। यहाँ लिखा, हैंस एजेंट्स नो टू कोप विद इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, यानी एजेंट्स को पता हमें कैसे कोप अप करना है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से, इन द मोस्ट एफिशिएंट वे रादर देन अलाउइंग एनी रोल फॉर पॉलिसी टू स्मूथन दी साइकिल्स। तो एजेंट्स अपने आप कोप करेंगे एफिशिएंट वे में, रादर देन अलाउइंग एनी रोल फॉर पॉलिसी टू स्मूथन दिस फ्लक्चुएशंस, यानी पॉलिसी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है इन फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करने की। और लास्ट में यह है कि इन ए नटशेल आरबीसी फ्रेमवर्क ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव दैट फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट अबव ट्रेंड इज द एफिशिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द इकोनॉमी टू चेंजेस इन एटी, कि जो ट्रेंड के ऊपर जो फ्लक्चुएशंस हैं आउटपुट में वो प्रोडक्टिविटी चेंजेस की वजह से हैं, एंड नो जस्टिफिकेशन फॉर एक्टिविस्ट शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एग्जिस्ट, यानी जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। रादर पॉलिसी शुड फोकस ऑन रेजिंग द लेवल ऑफ 80, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग रन में, विदाउट रिगार्ड टू व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की चिंता नहीं करनी चाहिए और लॉन्ग रन में प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए। ये वही कंक्लूजन है जो क्लासिकल्स का है, यानी ये एक नई अप्रोच के माध्यम से क्लासिकल थ्योरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और वो नई अप्रोच जो उन्होंने दी है वो DSG मॉडल की अप्रोच है, डायनामिक स्टोकैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। तो मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन से एक आदमी पीपल में और पीपल में नॉट एग्री, लेकिन अप्रोच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है बाय अ न्यू मेथोडोलॉजी। और कीनीशियंस के लिए एक झटका है, क्योंकि उनकी थ्योरी को यहाँ खारिज किया गया है कि शॉर्ट रन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स हैं दे कैन एफिशिएंटली मैनेज द फ्लक्चुएशंस। और फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करें, और इसलिए जो भी ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स हैं प्राइवेट इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर में, दे आर मोर एफिशिएंट, अगर ये हम कहें तो गलत नहीं होगा, देन व्हाट द गवर्नमेंट ट्राइज टू डू, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट द गवर्नमेंट डू। So with this I am closing this lecture here. Goodbye. Convey your feelings, convey how you like this lecture or not.
थैंक्स एंड गुड विशेस हैं यहाँ पे, और अपना फीडबैक दीजिएगा। आई हैव ट्राई टू सिंप्लीफाई द लेक्चर एज मच एज पॉसिबल। बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज और इंट्रिकेसीज इसमें से हटा दी गई हैं। एंड इफ़ यू लाइक देन गिव योर फीडबैक, और बताइएगा कि ये रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी आपको कैसी लगी। ओके, गुड बाय एंड गुड विशेस।